बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, घर पे सेफ होंगे। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जो बच्चे मुझे नहीं जानते उनको मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम सर हसीब जावेद है और जहां तक मेरी क्वालिफिकेशन की बात है, आई एम अ मेंबर ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी, जिसको हम लोग ACCA के नाम से जानते हैं, एंड ऑल्सो ICA में भी फाइनलिस्ट। अच्छा, हम जब आज के दिन बात करते हैं अपने बीकॉम पार्ट 1 के एक सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, और इसकी अगर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इसके बारे में पेपर पैटर्न देखेंगे, इसके टॉपिक से बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और इसके एक छोटा सा ग्राफ को देखेंगे, ताकि हमें इस टॉपिक, इस चैप्टर के, इस इकोनॉमिक्स के बारे में हमें आइडिया हो जाए कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोगों को किस तरीके से लेके चलना है और क्या क्या डिफिकल्टीज हमें अराइज होती है। बीकॉम पार्ट 1 के अंदर इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि इसके अंदर आपके पास थ्योरी भी है, डायग्राम भी है, ग्राफ भी है और आपके पास कैलकुलेशन भी है। इन सब का मिक्सचर हमारा बनता है बीकॉम पार्ट 1 के अंदर। अच्छा, अब हम जरा सबसे पहले आते हैं अपने पेपर पैटर्न के ऊपर, जो कि हमारे पास 100 नंबर का पेपर है और इसके 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन के अंदर इसको बाइफरकेट किया हुआ इस पेपर को। सबसे पहला सेक्शन हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि 40 मार्क्स की वेटेज है। देन इसके बाद सेक्शन बी के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन सी हमारा है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, जिसकी वेटेज है 20 मार्क्स की। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक्स की, बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। वैसे टॉपिक्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पे नजर आ रही होगी और इधर व्हाइट बोर्ड पे भी मैंने कुछ टॉपिक्स अपने बाद डिफाइन करे हैं। जहां तक आपकी ये नोट्स की नोट्स का ताल्लुक है, आपको कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक कंपाइल बुक मिलेगी ICS की तरफ से ही, जो कि हम लोग कंपाइल करते हैं हर साल, उसके अंदर अमेंडमेंट करते हैं, चेंजेस करते हैं डिपेंड अपॉन पेपर के पैटर्न को देखते हुए। अच्छा, सबसे पहले हम टॉपिक के अंदर बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, परफेक्ट कंपटीशन। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो है बीकॉम पार्ट 1 के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसकी वेटेज 40 मार्क्स की है। देन इसके बाद हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है वो गवर्नमेंट लेवल की चीजें देखते हैं, एग्रीगेट लेवल की चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे टॉपिक्स भी कुछ इसी तरीके से, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में का जो दूसरा नाम है वो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसी वजह से इसके टॉपिक्स के नाम भी जो है वो सिमिलर इसी पे ही रखे गए हैं। जैसे हम देखते हैं नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ट्रेड साइकिल, एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज, अनएम्प्लॉयमेंट, propensity to consume, fiscal policy, monetary policy and last saving function। ये हमारे कुछ टॉपिक जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड से पर्टेन करते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस कि कौन कौन सी डेफिनेशंस जो है वो पेपर में टेस्ट आउट होती हैं और बेसिक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन जो दी थी वो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई थी 1776 के अंदर। क्या बोर्ड पे क्या आना होगा, और 1776 के अंदर, यानी कि आज से 2-250 साल पहले की बात है, जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसी ने बताई थी, तो वो इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स का मतलब है वेल्थ। वेल्थ का मतलब अगर हम आसान ज़बान में बात करते हैं तो दौलत। लेकिन फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी डेफिनेशन करेक्ट हुई, नई चीजें इन्वेंटेड हुई, लोगों ने चीजों को लर्न किया, चीजों को समझा, और फिर इसके बाद 1890 में, यानी कि 114 साल के बाद अल्फ्रेड मार्शल ने उसकी बेटर डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया और इसने इसके अंदर मटेरियल रिक्विजिट का वर्ड यूज किया। देन इसके बाद 1932 में, जिसको हम लोग मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, लियोनार्ड रॉबिन्स, उसने अपनी डेफिनेशन बताई और इसने अपनी डेफिनेशन के अंदर इन दोनों की डेफिनेशन के अंदर जो डिफेक्ट्स है उस डिफेक्ट्स को दूर करने के बाद एक डिटेल्ड डेफिनेशन बताई 1932 के अंदर, जो कि आज तक फॉलो हो रही होगी। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि वन लाइनर अगर कोई समझना चाहे कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है क्या, इकोनॉमिक्स का मतलब है क्या, तो उसको हम कैसे समझेंगे। उसको समझने के लिए वन लाइनर हम डेफिनेशन अपने पास समझ लेते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है मैनेजिंग अनलिमिटेड इकोनॉमिक बॉन्ड्स विद अवेलेबल रिसोर्सेज। अब इसके अंदर हमने इकोनॉमिक बॉन्ड्स की बात करी। अब इकोनॉमिक बॉन्ड्स को हम समझेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैनेजिंग अनलिमिटेड इकोनॉमिक बॉन्ड्स विद अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, लेकिन उस बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। क्या मतलब?
इसका मतलब ये हुआ कि एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी के पास 1 लाख रुपए आ जाए, अब 1 लाख रुपए उसके पास है और पैसे उसके पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, जो कि सिर्फ 1 लाख रुपए ही है। अब उसको कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए उसके पास क्या क्या मेथड्स होंगे, किस तरीके से यूज कर सकता है। वो चाहे तो टूर कर ले, वो चाहे तो मोटर बाइक ले ले, चाहे तो प्ले स्टेशन ले ले, चाहे तो शॉपिंग कर ले, XYZ। यानी कि वांट्स बहुत ज्यादा है, वांट्स अनलिमिटेड है। एक जगह ये बताया जाता है कि वांट्स इंसान के पैदा होने से लेकर मरने के बाद तक वांट्स कंटिन्यू रहती है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही, अगर इसकी एग्जांपल को हम समझना चाहें कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, उसका मतलब ये है सिंपल सा कि जैसे ही बच्चा जब पैदा होता है तो उसको मिल्क की जरूरत होती है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसको साइकिल चाहिए होती है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको मोटरसाइकिल चाहिए होती है, फिर कार। इसी तरीके से पैदा होने से लेकर मरने के बाद तक उसकी जरूरत खत्म होगी। अब ये मरने के बाद तक कैसे? जैसे आप लोगों को मालूम होगा, जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद भी उसको जमीन चाहिए होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मरने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं हम आसान जबान में, कि हम किस तरीके से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को देखते हुए हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हमारे पास इकोनॉमिक वांट्स। इकोनॉमिक वांट्स और वांट्स दो तरह की होती हैं। एक हमारी कहलाती है इकोनॉमिक वांट्स और एक कहलाता है हमारा अनइकोनॉमिक वांट्स। हम पहले बात करते हैं अनइकोनॉमिक वांट्स। अनइकोनॉमिक वांट्स वो वांट्स होती हैं जिसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करते हैं, यानी कि उसको हासिल करने के लिए हमें कोई कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती। जैसा कि एग्जांपल फ्रेश एयर, सनलाइट, इसको हासिल करने के लिए क्या हमारी कोई कॉस्ट लगती है? नहीं। तो ये हमारी कहलाती है अनइकोनॉमिक वांट्स। इकोनॉमिक वांट्स वो होती हैं जिसको हासिल करने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जैसे अगर मुझे खाना खाना है तो खाने को खरीदने के लिए, फूड को खरीदने के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इन सबको खरीदने के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक वांट्स। ठीक है, अब हम आते हैं वांट्स की काइंड्स में। वांट्स की अगर बात करते हैं तो वांट्स को 3 हिस्सों में बाइफरकेट किया हुआ है। सबसे पहले हम इसको कहते हैं नेसेसिटी, जिसको हम कहते हैं आसान जबान में जरूरियात। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? नेसेसिटी का मतलब ये होता है वो चीजें जिसको हम हासिल करे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। वो कौन सी चीजें हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें। फूड, क्लोथ, शेल्टर। इस चीजों को हासिल करे बगैर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो ये हमारा कहलाता है नेसेसिटी। देन इसके बाद हम बात करते हैं कंफर्ट्स की। कंफर्ट्स क्या होते हैं? वो चीजें जिसको हासिल करने से हमारी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस बेहतर होती है, हम ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा इंप्रूव होता है। ये कहलाता है हमारा कंफर्ट्स। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि क्वालिटी फूड, न्यू क्लोथ्स, ये हमारी सारी चीजें जो है वो किसमें आती है? कंफर्ट्स में आती है, जो हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर करती है। ठीक है, थर्ड कहलाता है हमारा लक्ष्य। लक्ष्य हमारा क्या कहलाता है? वो चीजें जिसको हासिल करने के लिए मुझे ना जिंदा रहने के लिए वो चीजों की लाजमी जरूरत है, ना ही उन चीजों से मेरी परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, बट उसको वो जो लक्ष्य जो है वो बेसिकली शो ऑफ के लिए यूज किया जाता है। यानी कि आप अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर रहे हो, माशरे में लोग आपको जो है वो बेहतर समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, आपकी वाह वाह हो रही है। यानी कि उन चीजों से आपकी परफॉर्मेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन वो चीजें ही शो करती है कि मैं बहुत ज्यादा रिच हूं, बहुत ज्यादा अमीर हूं। तो ये चीज हमारी लग्जरी कहलाती है। यानी कि महंगी एक्सपेंसिव कार, महंगी से महंगी घड़ियां, वॉचेस, ये हमारी सारी चीजें जो है वो लग्जरी कहलाती है। बीकॉम पार्ट 1 में हर साल जो क्वेश्चन लाजमी टेस्ट होता है, जो देखा गया माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो आपका डिमांड है। अब डिमांड को समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि डिमांड का लिटरल मीनिंग है। डिमांड को जनरली अगर मैं उर्दू स्पीकिंग की बात करता हूं तो उर्दू में हम उसको कहते हैं मांग, कितनी मांग है। लेकिन इकोनॉमिक्स की इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स की इसकी डेफिनेशन जो है वो 3 हिस्सों पे डिपेंड करती है, 3 चीजों पे। ये 3 चीजें क्या है? एक है डिजायर, एक है विलिंगनेस और एक है परचेजिंग पावर। अगर ये तीनों चीजें होंगी तो हमारा डिमांड बनेगी। अगर इन तीनों चीजों में कोई भी एक चीज मिसिंग होगी
तो वो डिमांड की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? डिजायर का मतलब है चाहत, किसी भी चीज को खरीदने की चाहत, जिसको हम लोग दूसरे इंटरचेंजेबल वर्ड्स में हम लोग उसको वांट्स कहते हैं। सेकंड हमारे पास है विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है रेडी टू परचेज, यानी कि मैं खरीदने के लिए रेडी हूं अभी। परचेजिंग पावर, किसी भी चीज को खरीदने की ताकत, इसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एक बैंगलोर मैंने देखा, मुझे बैंगलोर बहुत अच्छा लगा, मेरी डिजायर थी कि मैं इसको खरीद लूं, डिजायर थी, मैं चाहता था, पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। विलिंगनेस थी, अभी मैं खरीदना चाहता हूं, रेडी हूं खरीदने के लिए, लेकिन जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास डिजायर तो है, विलिंगनेस भी है, लेकिन पावर टू परचेज नहीं है। तो ये मेरी डिमांड की डेफिनेशन नहीं बनेगी। डिमांड की डेफिनेशन कब बनेगी? एग्जांपल लेता हूं, मुझे एक नेस्ले का जूस उधर आया, मुझे चाह देंगे मैं उसको कंज्यूम करूं, यानी कि पीऊंगा, मतलब जब भी मैं पीऊं की बात करता हूं तो हम लोग इकोनॉमिक्स में इसके अंदर हम लोग वर्ड कंज्यूम यूज करते हैं। देन इसके बाद खरीदने के लिए अभी भी रेडी हूं, तैयार हूं, जेब में पैसे भी हैं, ये तीनों क्राइटेरिया मेरे फुलफिल हो रहे हैं, तो ये मेरा डिमांड है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई कि ये चीज राइट है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने पास लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए हम जरा ये लॉ देखते हैं। ये बड़ा आसान सा लॉ है। ये लॉ क्या बोलता है हमारे पास कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी आपकी डिमांड कम होगी, और जैसे ही आपकी प्राइस आपकी कम होगी तो डिमांड आपकी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल कम होगा, और अगर एक वेरिएबल कम होगा तो दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ डिमांड में लोग प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं हम किस तरीके से। हम एग्जांपल लेते हैं, एक लॉ को समझने के लिए हम छोटी सी एग्जांपल क्या लेते हैं कि हम इधर एक स्केड्यूल बनाते हैं और फिर इसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम से हमारे पास सारी चीजें क्लैरिफाई होंगी, ये चीज हमें समझ आएगी और हमारे लिए आसानी होगी। अच्छा, मैं ग्राफ की क्यों बार-बार बात कर रहा हूं? मैं ग्राफ की बात उस वजह से कर रहा हूं क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज ग्राफ में होते हैं, क्योंकि बीकॉम पार्ट 1 के अंदर तकरीबन 30 टू 35 डायग्राम्स हैं जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हमें पेपर में उसको इसी तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास अगर प्राइस जो है वो 100 है, 80, 60 एंड लास्ट 40। हमने इस डायग्राम में हम ये कुछ इस तरीके से देखना है कि जैसे ही प्राइस आपकी डाउन होगी, हमने एग्जांपल लेके सपोज करें ये हमारी एप्पल की बात कर रहे हैं, जैसे ही हमारी प्राइस डाउन हो रही है, हमारी जो है वो यूनिट जो हमारे क्या होते हैं, अब हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर प्राइस हमारी 100 थी तो डिमांड हमारी 2, प्राइस हमारी डाउन हुई 80 हुई, प्राइस कम हुई, हमारी डिमांड बढ़ गई। डिमांड क्यों बढ़ गई है? इस चीज को हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे ही प्राइस कम होती है, लोगों की परचेजिंग पावर, यानी कि उस चीज को खरीदने की ताकत, उस चीज को खरीदने की एबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जब भी आपने देखा होगा जितने भी ब्रांड्स हैं वो आपको डिस्काउंट के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं, वो जैसे ही आपको डिस्काउंट देते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर, उसको खरीदने की चाहत आपकी बढ़ जाती है, आपकी ताकत बढ़ जाती है। सिमिलर लाइक दैट अगर हम देख रहे हैं तो जैसे ही हमारी प्राइस डाउन हो रही है, हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ रही है। यही कॉन्सेप्ट हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था और यही हमने चीज इसके स्केड्यूल में पढ़ी। अब हम आते हैं इसकी डायग्राम के ऊपर कि डायग्राम हमारी किस तरीके से बनी। डायग्राम को बनाने के लिए हमारे पास जो है वो क्या क्या हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास एक साइड पे है प्राइस और दूसरी साइड पे हमने इसकी बता दी, ये है हमारी इसकी डिमांड। ठीक है, अगर हम ये बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास प्राइस लिखी हुई 100 और डिमांड हमारी है 2। प्राइस हमारी किस साइड पर है, इस साइड पर हमारी प्राइस है। तो हमने क्या बता दिया, हमने कुछ इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर दिया और ये जो पॉइंट आपका क्रिएट हुआ है ये हमारा डिमांड का पॉइंट क्रिएट हुआ। देन इसके बाद हमारे पास जब प्राइस हमारी कम हुई 80 हुई, डिमांड हमारी क्या हुई, बढ़ गई। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे और अपने पॉइंट्स क्रिएट करेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो ये जो है वो कर्व जो है वो आपका डाउनवर्ड कर्व बन रहा है।
इजी चीजें एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं कि भाई आपका जो है वो कर्व जो है वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो हमारा जो डेवलप डिमांड के अंदर जो कर्व बनता है वो हमेशा डाउनवर्ड कर्व बनता है। क्यों डाउनवर्ड कर्व बनता है? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। ये हमारा जो है वो एक तरह से हमारा ग्राफ बन गया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी असम्पशंस क्या हैं, किस तरीके से हम इसके असम्पशन में क्या क्या चीजें डिटरमाइन करती है, किस किस वजह से जो है वो डिमांड बढ़ती है या कम। अब हम आगे बात करते हैं इसके असम्पशन के ऊपर। असम्पशन का मतलब क्या है? अज्यूम करेंगे, फर्ज करेंगे कि ये चीजें होंगी, ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर इसमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी या लॉ कोलैबोरेट नहीं करेगी तो ये हमारा जो है वो लॉ ऑफ डिमांड का जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, हम सबसे पहले ये बात करते हैं, हमारे पास पहला लिखा हुआ है नो चेंज इन इनकम। जैसे ही इंसान की इनकम चेंज होती है, उसकी सैलरी बढ़ती है तो उसके ख्वाहिशात भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसके पास इनकम बढ़ गई तो उसकी परचेजिंग पावर कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी, तो वो महंगी से महंगी चीजें भी खरीद सकेगा या ज्यादा क्वांटिटी में भी खरीद सकेगा। तो हम ये जो बात कर रहे हैं प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, तो ये लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि इंसान पहले जितना कमाता था अभी भी उतना ही कमा रहा है। एग्जांपल देते हैं, पहले अगर 1 लाख रुपए कमाता था तो अभी भी 1 लाख रुपए ही कमा रहा है, उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं है। सेकंड हम बात करते हैं नो चेंज इन टेस्ट। अच्छा, अगर टेस्ट चेंज होता है, फैशन चेंज होता है तो उसकी वजह से डिमांड भी चेंज होती है। क्या मतलब? इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो अब हमारे पास टच फोन का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है। बहुत साल पहले नोकिया के फोन आता था। क्या अगर उसकी प्राइस अगर बहुत कम हो जाए तो हम क्या खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। आजकल डेस्कटॉप का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, तो क्या हम लोग जो है वो पुराने जो पीसी जिसके अंदर मॉनिटर बड़े बड़े होते थे वो क्या हम लेंगे? भले उसकी प्राइस कम हो जाए, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है अपनी फैशन चेंज होगी। जब फैशन चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, तो भले प्राइस कम भी हो उसका ऐसे कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो हमारा ये जो लॉ है प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, ये जो है वो बेनिफिशियल नहीं देगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड हमारे पास एग्जांपल नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अच्छा, अगर जो है वो सब्स्टिट्यूट की प्राइस अगर चेंज होती है तो उसकी वजह से ये लॉ हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी सब्स्टिट्यूट की प्राइस में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, अब इस बात को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऑल्टरनेट, मुतबादिल। यानी कि जो चीज हम खरीदने वाले हैं, जो चीज हम खरीदना चाह रहे हैं, उसका कोई ऑल्टरनेट है कि नहीं। अब ऑल्टरनेट हम समझते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं एसी, फैन, पेट्रोल, सीएनजी। अच्छा, अगर हम रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है, जैसे ही पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है तो हम दूसरी साइड पे देख रहे हैं कि सीएनजी की डिमांड कम हो रही है। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या मतलब हुआ? अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है तो लोग जो है वो क्या यूज नहीं कर रहे? सीएनजी यूज नहीं कर रहे। भले सीएनजी की प्राइस कम हो जाए, भले सीएनजी की प्राइस कम हो जाए, लेकिन लोग फिर भी जो है वो सीएनजी नहीं खरीदेंगे। तो क्या मतलब? सीएनजी की प्राइस कम हो रही है लेकिन डिमांड अपवर्ड नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑल्टरनेट है पेट्रोल, जो कि बेटर मूड है, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डाउन हो गई है। तो ये लॉ हमारा एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो सिमिलर लाइक दैट हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं नो चेंज इन वैल्यू। अच्छा, हमें जिस तरह मालूम है कि गर्मियों का फैशन अलग है, सर्दियों का फैशन अलग है। गर्मियों में हम कपड़े कोई और तरह के यूज करते हैं, सर्दियों में हम जैकेट वगैरह यूज करते हैं। तो क्या अगर मेरे पास जून जुलाई का मौसम होगा तो क्या मैं जैकेट खरीदूंगा? अगर जैकेट की प्राइस कम भी होगी नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो वेदर नहीं है, इसकी खरीदने की वेदर कंडीशन नहीं है। इसी तरीके से सर्दियों में एसी की डिमांड तो होगी, गर्मियों में ज्यादा होगी। किस वजह से? वेदर कंडीशन की वजह से। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वेदर कंडीशन में भी कोई चेंज नहीं है। इसके बाद हम आते हैं नो चेंज इन पॉपुलेशन। अच्छा, जैसे ही आबादी बढ़ेगी तो लोग ज्यादा उस गुड्स को कंज्यूम करने के लिए लोग भी बढ़ेंगे। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? पहले जितनी आबादी थी, पहले जितनी पॉपुलेशन थी, अभी भी उतनी ही पॉपुलेशन है, और अब अगर प्राइस कम होगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन ही बढ़ रही है, अब कराची एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा लोग जो है वो गांव देहात से लोग आगे कराची में स्टेबल होते हैं, तो कराची में डिमांड कम नहीं होगी। क्यों कम नहीं होती? क्योंकि खरीदने वाले जो पॉपुलेशन है कराची की वो दिन ब दिन इजाफा होता है, तो आपकी डिमांड जो है वो चेंज नहीं आएगा। इस वजह से
तो लॉ ऑफ डिमांड में कब चेंज आएगा, कब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, जब पॉपुलेशन पहले जितनी थी अब उतनी ही है, तो फिर हमारा लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन हो। एग्जांपल लेते हैं कि अगर डॉलर अगर मुझे नजर आ रहा है कि डॉलर की प्राइस अगले 1 महीने बाद बढ़ेगी, 10% से 20% से बढ़ेगी, तो मैं क्या डॉलर की अगर आज प्राइस अगर बढ़ी भी होगी तो भी मैं डॉलर खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अगले महीने के बाद 2 महीने बाद ये और बढ़ेगा, तो मैं डॉलर ज्यादा खरीदूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, भले डॉलर की प्राइस बढ़ रही है लेकिन उसकी डिमांड कम नहीं होगी। क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि फ्यूचर में इसकी जो है वो प्राइस क्या होगी, और बढ़ेगी, तो ये लॉ एप्लीकेबल हमारा नहीं होगा। आई होप कि आपको ये असम्पशन क्लियर होगी। उम्मीद है आपको आज के जो टॉपिक जो है प्रॉपर्ली क्लियर हो गए। इसके अंदर हमने जो है वो पहले टॉपिक्स को समझा, पेपर पैटर्न को समझा, फिर इसके बाद हमने जो है वो डेफिनेशन को थोड़ा सा ओवरव्यू किया, देन इसके बाद डिमांड के चैप्टर को और उसके लॉ और एक ग्राफ को समझा। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्लैरिफाई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इस तरह की वीडियो सेशंस कंडक्ट करेंगे, ताकि आप घर में बैठकर जो है वो अपना सिक्योर और सेफ तरीके से इन वीडियोस को देख सकें और अपनी पेपर प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।